जैसे अब तक जितने अपन प्रोग्राम बनाए हैं, क्या करते थे, जितने भी डेटा रिक्वायर्ड होते थे तो उतनी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे। जिस टाइप का आपका डेटा होता था उस टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे और उस वेरिएबल में वो डेटा आप स्टोर कर लेते थे। आपका जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था, जैसे आपने इंट एक्स, फ्लोट एक्स, कैरेक्टर जेड ले लिया, तो वो ये वेरिएबल एक टाइम में, ये सारे वेरिएबल एक टाइम में केवल और केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सारे बच्चों का रोल नंबर स्टोर करना है। तो मान लीजिए आपकी क्लास में सीएस और आईटी मिला के 100 बच्चे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब तक जितना आपने पढ़ाई की उस हिसाब से इंटीजर टाइप का इंटीजर टाइप का 100 वेरिएबल डिक्लेयर करें करना पड़ेगा। कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो सी लैंग्वेज ने इस चीज को सिंपल बनाने के लिए एरे का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है। और एरे क्या होता है, अगर आपको सिमिलर टाइप का मोर देन वन डेटा सेव करना है, स्टोर करना है, यूज करना है, तो आप उसके के लिए एरे डिफाइन कर सकते हैं। तो यू कैन से एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है जो आपका कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, इसमें अब क्या हो गया कि आपका एक वेरिएबल, एरे वेरिएबल मोर देन वन डेटा को स्टोर कर सकता है। तो इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, डेटा टाइप, फिर उसका उस एरे का नेम क्या है, फिर उसका साइज क्या है। जैसे आपने एक इंट x 5 लिखा, इसका मतलब x एक एरे टाइप का वेरिएबल है, एक एरे है जिसका साइज 5 है, जो 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। फ्लोट 10 लिया, इसका मतलब यहाँ पे गलत है, फ्लोट 10, फ्लोट y 10 ये ले लिया, तो आपका फ्लोट एक y एक एरे टाइप का वेरिएबल है जो फ्लोट की 10 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब जैसे एरे आपने डिफाइन किया, जैसे आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया था जिसका साइज 5 था, तो वो कैसे स्टोर होता है आपके मेमोरी में, तो ये आपके मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होता है। पहले इंडेक्स को 5 साइज का आपने एरे लिया था, तो 5 लोकेशन चाहिए। जैसे पहले एक्स डिक्लेयर करते थे, उसमें क्या होता था, एक्स एक ही लोकेशन लेता था, एक लोकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड होती थी, एक लोकेशन रिजर्व हो जाता है मेमोरी में। अब यहाँ पे आपने 5 साइज का एक एरे डिफाइन किया है जो 5 टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो उसको उसके लिए 5 लोकेशन आपकी मेमोरी में रिजर्व हो जाएंगी, और वो जो पांचों वैल्यू होंगी वो कंटिन्यूअस स्टोर होंगी। तो पहले लोकेशन को मान लीजिए आपने ये बोल दिया, उसको काउंटिंग या उसकी इंडेक्सिंग हम सी लैंग्वेज में जीरो से करते हैं। तो पहले लोकेशन को हमने जीरो लोकेशन बोल दिया, दूसरे लोकेशन को फर्स्ट बोल दिया, तीसरे की इंडेक्सिंग 2 हो गई थी, चौथे की 3 हो गई, और पांचवे की 4 हो गई। और पहले लोकेशन पे क्या होगा, अब जैसे x होता था तो x नॉर्मली एक कोई वैल्यू स्टोर करता था। अब यहाँ पे 5 वैल्यू है तो x, पहले वैल्यू को हम क्या कहेंगे, x0, दूसरे को x1, दूसरे तीसरे को x2, चौथे को x3, पांचों को x4। तो ये आपको, अगर आपको नॉर्मली अगर कोई सिंगल वैल्यू यूज करनी हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे वेरिएबल आपने वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो उसको कैसे इनिशियलाइज करते थे, या तो आप उसी टाइम वेरिएबल जैसे इंट एक्स डिक्लेयर करते थे और इस इंट एक्स इक्वल टू 5 लिख दिया, आप डिक्लेयर हो जाता था आपका वहीं पे। अब या तो फिर आप कंसोल से कीबोर्ड से एंटर करते थे, तो आप क्या करते थे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करके और फिर उसके एड्रेस पे स्टोर कर लेते थे। तो उसी तरह से एरे को भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल को करते हैं एट अ डिक्लेरेशन टाइप और कंसोल या कीबोर्ड के थ्रू। जैसे आपने एक तरीका होगा पहला, जैसे जैसे एरे डिफाइन किया उसी टाइम अगर आपको करना हो तो कैसे कर लेंगे,
इंट एक्स 5, यहाँ का मतलब एक्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो एरे टाइप का है और 5 वैल्यू जिसका साइज 5 है। तो ये 5 इंटीजर स्टोर कर सकते, हमने डायरेक्टली लिख दिया इंट एक्स 5 इक्वल टू करली ब्रेसेस में जितनी भी वैल्यू है आप 1 बाई 1 20, हमने पहले मान लीजिए हम x0 की वैल्यू 20 की है, x1 की वैल्यू 30 40 50 60 ऐसे करके 5 वैल्यू से दी गई। ये एक इनिशियलाइजेशन का तरीका हो गया आपका। और दूसरा तरीका हो गया, एक ऐसा भी कर सकते हो कि मान लीजिए आपने 3 साइज का एरे डिक्लेयर किया है और उसी टाइम आप x अलग अलग दे रहे हो, x0 में 10 दे रहे हो, x1 में 30 दे रहे हो, x2 में 20 दे रहे हो, तो आपने 3 साइज का एरे दिया, तीनों को अलग से वैल्यू दे दी। ये तो हो गया जब जैसे ही आप डिक्लेयर कर रहे हो उस टाइम वैल्यू प्रोवाइड करना। दूसरा तरीका होता है आप कीबोर्ड से भी दे सकते हो। अब देखो कीबोर्ड से देखने पे क्या होगा, या तो आप हर वैल्यू को स्टोर करो, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, जैसे 5 साइज का है तो 5 टाइप की इंटीजर वैल्यू है तो 5 कीबोर्ड से एंटर करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए या तो आप अलग अलग लिखो 5 स्कैनअप एड्रेस ऑफ x0, स्कैनअप एड्रेस ऑफ x1 एंड स्कैनअप एड्रेस ऑफ x2, या फिर एक आप क्या करो लूप लगा लो, फॉर लूप। जैसे ये देखिए आपका अरे कैसे स्टोर होगा, जो पहला प्रीवियस एग्जांपल है वो आपका कैसे स्टोर हो रहा है। जैसे x0 की वैल्यू क्या हो गई 20 हमने दिया था तो यहाँ पे स्टोर हो गई 30, पहले दूसरा लोकेशन x1 की दिया था 30 40 50, ठीक है, इसी कंटिन्यूअस मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा। अगर हमें कीबोर्ड से देना होगा तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक इंट x इक्वल टू 5 ले लिया और 5 साइज का एरे ले लिया और आपने एक फॉर लूप चला दिया, एक सिंपल सा सी कोड का पार्ट है, ये पूरा प्रोग्राम नहीं है। तो अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा 5 टाइम और उसको एड्रेस ऑफ एक्स आई, इसका मतलब क्या है, अगर एक्स स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो पहला वैल्यू जब स्टोर होगा कहाँ पे x0 लोकेशन पे। उसी तरह से एक बार एक्स आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो दूसरी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी 1 के, तो उसी तरह से 2 3, तो इस तरह से आप अपने एरे को स्टोर कर सकते हैं। ये तो रही हमारा वन डायमेंशनल एरे की बात। जो अभी तक हमने पढ़ा बताया वो हम उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल एरे। मान लो आपको एक मैट्रिक्स टाइप आपका आपका ऐसा डेटा है ना कि जो मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर करना है, तो इसको भी स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे। क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल एरे। जैसे आपने वन डायमेंशनल एरे को डिफाइन किया था, उसी तरह से आप यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे को भी डिफाइन कर सकते हैं। किसके थ्रू, पहले क्या था डेटा टाइप था, अब यहाँ पे क्या साइज, आपको रो साइज भी देना पड़ेगा, ये रो हो गई, और कॉलम साइज भी देना पड़ेगा। तो डेटा टाइप, रो साइज, कॉलम साइज। तो मान लीजिए आपको इंट x34 आपने डिफाइन अगर कर दिया, तो इसका मतलब x एक टू डायमेंशनल एरे है इंटीजर टाइप का, जिसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 4। अब देखो आपका ये 3 4 डेटा एक्चुअल में स्टोर कैसे होगा। जैसे इंडेक्सिंग होती थी, अगर सिंगल 1D होता था तो क्या होता था, सिंगल एक 1D को ऐसे समझो, वन डायमेंशनल एरे होगी सिंगल रो। तो इंडेक्सिंग कहाँ से होती थी, मान लीजिए पहले रो को हमने बोला 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2, चौथे को 3। उसी तरह से कॉलम को, पहले को 0, कितने कॉलम है, सॉरी, ये जो है ये सारे क्या है, ये कॉलम है, ये आपका कॉलम है। तो पहला कॉलम क्या है, ये पहला कॉलम x को हम 0 से, ये दूसरा कॉलम 1, तीसरा कॉलम 2, चौथा कॉलम 3, और ये क्या है आपके, ये है रो। तो हमको इसको हम 0th रो बोलेंगे, इसको इंडेक्सिंग है, एक्चुअल में ये दूसरी रो इंडेक्सिंग उसकी 1 होगी। उसी तरह से ये तीसरी रो इंडेक्सिंग उसकी 2 होगी। अब इनमें पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे स्टोर होंगे, तो मान लो जैसे x0 0 है, इसका मतलब कोई आपका वैल्यू या डेटा 0th कॉलम और 0th रो पे स्टोर है, मतलब 0th रो है उसका और 0th कॉलम है। उसी तरह से 0th आपका रो हो गया और फर्स्ट
कॉलम हो गया। उसी तरह से आपका 0th रो हो गया और सेकंड कॉलम हो गया, 0th रो 3rd कॉलम। ठीक है, ऐसे आपका डेटा, जैसे इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 3rd कॉलम, सेकंड रो 0th कॉलम, ऐसे ही आपका हो गया। समझ में आ गया टू डायमेंशनल एरे। अब जैसे या इसको भी अगर इनिशियलाइज करने का एक तरीका है कि आप जैसे ही आप एरे डिफाइन करते हो उसी टाइम वैल्यू दे दो, या कीबोर्ड से दो, कंसोल से, तो आप उस टाइम भी जैसे आपने एक इंट एक्स 3 4 साइज का लिया और आप डिक्लेरेशन के टाइम ही आपने वैल्यू दे दिया, तो एक करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी आपके रो हैं उतने ही करली ब्रेसेस करती, जैसे ये पूरा आपका पहले रो को डिनोट कर रहा है, ये दूसरे रो की वैल्यू हो गई है तीसरे रो की वैल्यू, या फिर 1 बाय 1 आप कीबोर्ड से एंटर कर दो। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। तो बाहर वाला मान लो रो को डिनोट कर रहा है, अंदर वाला कॉलम का, तो आपका ये कितने वैल्यू है टोटल, 12 वैल्यू हो सकती है, तो ये 12 टाइम चलेगा। और आपका उसी तरह से स्टार्टिंग में क्या होगा, i इक्वल टू 0 होगा और j इक्वल टू 0 होगा, तो आपका वैल्यू क्या कहाँ स्टोर होगा, x0 x0, फिर i तो 0 ही रहेगा, j क्या होगा, फिर j होगा आपका 1, j 1 होगा, i कितनी होगी 0, तो आपका फिर दूसरा कौन सा स्टोर होगा, x0 1, मतलब 0th रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से x0 x2 आएगा, फिर जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, पहली बार लूप खत्म, फिर दूसरा लूप चलेगा, तो j की वैल्यू i की वैल्यू हो जाएगी 0, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 वाला रो चलेगा आपका, फिर 2 वाला, तो ऐसे आपका एरे स्टोर हो जाएगा। अब जितनी सारी चीजें आप पढ़ी हैं वो सारी चीजें हम एक सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम रन करा के देखते हैं, तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए मैं आप, आपका सी कंपाइलर देव सी प्लस को जाता हूँ, एक न्यू फाइल, सोर्स फाइल खोल लेता हूँ और सबसे पहले एक स्मॉल 1D एरे का एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। इंक्रीमेंट अब मान लीजिए हमने एक इंटीजर टाइप का x वेरिएबल लेना है और उसके वैल्यू तुरंत इनिशियलाइज करना चाहते हैं। x उसका साइज हमने 5 रख दिया, 5 रख दिया और इसकी हम वैल्यू कर दिए, मान लीजिए 2 3 6 7 और 8, 5 वैल्यू होगी। और हम एक एक करके इसको प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं कि सच में स्टोर हुआ कि नहीं। प्रिंट एक एक वैल्यू देखना चाह रहे हैं, %d और x0 को हम प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं। उसी तरह से आपका दूसरा करना चाहता हूं प्रिंट, दूसरी वैल्यू 1, फिर यहाँ पे उसको प्रिंट करने के बाद टैब दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपका गैप रहे।
पूरे एरे को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तीसरा दूसरा तीसरा कितने साइज का है? 5 साइज का। तो कहाँ तक जाएगा? 4 तक इंडेक्सिंग इसकी जाएगी। ठीक, रिटर्न 0 कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। एरे example1 कंपाइल करते हैं इसको, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए आपके कौन एरे क्या क्या था आपका? एरे की वैल्यू क्या थी? 2 4 6 7 8 का सारा जनरेट हो गया। तो आपने एक सिंपल सा देख लिया। अगर मान लीजिए हम इसी में चाहते हैं कि x0 वाली जो वैल्यू है, x0 को हम चाहते हैं उसमें कुछ ऐड कर दें, x0 में हम चाहते हैं x0 +5 +4 कर दिया। अब देखते हैं आपका क्या ये ठीक। अब देखिए हमने क्या किया स्टार्टिंग में, x0 की वैल्यू क्या ली? 2 से इनिशियलाइज किया, और x0 में ही हम x0 इक्वल टू x0 +4, तो x0 इक्वल टू x0 मतलब x0 की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में? 2, और उसमें हमने क्या किया? 4 ऐड कर दिया था। अब x0 की एक्चुअल में वैल्यू क्या हो गई? 6। तो अब यहाँ पे जब जैसे ही x0 प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? 6। बाकी सारी वैल्यू वही 4 6 7। हाँ, समझ में आ गई? ये एक तरीका हो गया इनिशियलाइज करने का। दूसरा हम क्या करेंगे, अब मान लो हम अपने कीबोर्ड से चाह रहे हैं वैल्यू प्रोवाइड करना, तो हम क्या करेंगे? एक लूप लगा लेंगे। मान लीजिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल आई ले लिया, एक लूप लगा लिया, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन कहां तक जाएगा? ये 4। इंडेक्सिंग क्या है? आई प्लस प्लस। अब मान लीजिए हम 1 बाय 1 प्रिंटअप मैसेज प्रिंट करते हैं। चाहे तो आप फॉर लूप के बाहर भी एक बार भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। एंटर एरे एलिमेंट्स, काम करते हैं, यहाँ पे %d लगा देते हैं, तो इसे पता चल रहा है कि कौन सा नंबर का एलिमेंट हमें एंटर करना है, और अच्छा रहेगा। एलिमेंट यहाँ पे नंबर में हमें प्रिंट करेगा %d आई। क्या लगा देंगे? स्कैनफ। आप वो करते जाओगे, स्टोर करते जाओगे, क्या आएगा? आपका एड्रेस ऑफ x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? i। ठीक है ना? i। मान लो हम उसको देखना भी चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने एंटर की है वो एक्चुअल में आपका आ रही है कि नहीं। तो प्रिंटफ यहाँ पे आ जाएगा
परसेंट डी और एक्स आई, ठीक है। और यहाँ से ये हटा देते हैं, हम केवल यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते हैं, केवल डिक्लेयर करते हैं, ठीक। अब ये समझ हमने क्या किया, हमने एक स्टार्टिंग में एक एक्स वेरिएबल ले लिया है जो एक एरे को डिनोट करता है जिसका 5 एरे साइज 5 है। फिर एक इंटीजर आई ले लिया, फिर हमने एक लूप चला दिया जिसमें सारी वैल्यू 1 बाय 1 एंटर कर रहे हैं, फिर उसको स्कैनअप के थ्रू 1 बाय 1 स्टोर कराते जा रहे हैं, फिर अपना उसको देखना चाह रहे हैं जो आपने एंटर किया एक्चुअल में हुआ है कि नहीं, तो आपने प्रिंट आउट कर लिया। उसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कहाँ एरर आई है, फंक्शन इंट आई टर्न 0, ओह यहाँ पे ठीक है, कंपाइल करते हैं, ठीक है, यहाँ भी वही एरर आई क्योंकि कॉपी किए थे, कंपाइल हो गया, एक्सिक्यूट, ठीक है। अब पहला एलिमेंट एंटर करना है, पहले लोकेशन पे, जीरो मतलब पहले लोकेशन पे है, हमने आई की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट की है तो इसलिए ये इंडेक्स नंबर को शो कर रहा है। मान लिया हमने 12 किया, फिर 13 किया, फिर मान लीजिए 17 किया, फिर 16 किया, क्या किया, 12 13 17, कितने एलिमेंट थे, 12 13 17 और 16, ठीक। 4 एलिमेंट 12 13 17 16 आ गए आपके समझ में। आपने 4 वैल्यू एंटर की और चारों आपके स्टोर हो गए 1 बाय 1। बात समझ में आ गई।